डाटा सेंटर इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे ही वर्ल्ड की नेक्स्ट गोल्ड माइन है। मैं इंडिया नहीं, जानबूझकर वर्ल्ड बोल रही हूँ, क्योंकि आज की तारीख में डाटा सेंटर इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। और खास बात यह है कि बजट 2026 में इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इंडिया के इन्वेस्टर के लिए ये इंडस्ट्री अब और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री क्या है, बजट 2026 में इसे क्या बेनिफिट्स मिले, और टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेटा सेंटर बिजनेस में हैं और जिनके शेयर्स 30% से 40% क्रैश हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेटा सेंटर है क्या। डेटा सेंटर को आप सिंपल लैंग्वेज में एक वेयरहाउस समझिए, जहां सारा डेटा स्टोर और प्रोसेस होता है। आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो, Netflix पर सीरीज देखते हो, Instagram पर रील्स, फोटोज, वीडियोस यूज करते हो, AI टूल्स डेटा कंज्यूम करते हैं और डेटा क्रिएट करते हैं। ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा ना, और वो स्टोरेज ही यानी कि वो फिजिकल बिल्डिंग जिसमें हाई प्रोसेसिंग सर्वर्स, कंप्यूटर्स, GPUs लगे होते हैं जो आपस में प्रॉपर्ली कनेक्टेड होते हैं, यही होता है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? देखो दोस्तों, 5G के आने के बाद YouTube, Instagram, OTT प्लेटफॉर्म और खासकर AI टेक्नोलॉजी, AI सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है और सबसे ज़्यादा डेटा क्रिएट भी करता है, और इसीलिए AI सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स यूज करता है। इसलिए डेटा सेंटर इंडस्ट्रीज AI की ग्रोथ के कारण आज पूरी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज बन चुकी है। इंडिया की बात करी जाए तो वर्ल्ड का लगभग 20% डेटा इंडिया क्रिएट करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 3% के आसपास है। जी हाँ, 3%। मतलब डेटा हम बना रहे हैं 20% पूरे वर्ल्ड का और स्टोर कर रहे हैं सिर्फ 3%। हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं? बाहर के कंट्रीज में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं ज़्यादातर। और इस मैसिव गैप की वजह से इंडिया को मैसिव लेवल्स पर डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है। अभी 2026 में इंडिया की जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री है वो लगभग $30 बिलियन की है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 यानी कि लगभग 4 साल बाद ये इंडस्ट्री डबल या ट्रिपल हो सकती है, यानी कि 70 से 80 बिलियन तक जा सकती है, क्योंकि AI और क्लाउड दोनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बजट 2026 में डेटा सेंटर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट मिला, और वो बेनिफिट है 20 इयर्स टैक्स हॉलीडे। गवर्नमेंट ने फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोला कि अगर आप डेटा इंडिया में स्टोर करोगे, इंडिया में डेटा सेंटर यूज करोगे, तो आपको 20 साल तक टैक्स हॉलीडे मिलेगी। मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी के लिए इंडिया अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है। अंबानी और अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन ने भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि वो इंडिया के डेटा सेंटर यूज करें। दूसरा जो फायदा है वो है 15% सेफ हार्बर मार्जिन। ये टेक्निकल टर्म है, आई थिंक जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको समझ में आ गया होगा। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर डेटा सेंटर कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन 15% डिक्लेयर करती हैं तो इनकम टैक्स वाला कोई इश्यू क्रिएट नहीं करेगा, ना कोई उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनकी इनकम 15% मार्जिन पर सेट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनीज की, टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। मैं इन कंपनीज का नाम और एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पस से कर रही हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च कर ही इन्हीं कंपनीज में अपना पैसा लगा सकते हैं, पर पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपना रिसर्च खुद करें। पहली कंपनी अनंतराज लिमिटेड, जनवरी 2025 से 26 में इसका शेयर 40% टूट गया बिना किसी फंडामेंटल रीजन के, लेकिन बजट अनाउंस होने के 2 दिन बाद ही इस शेयर में 11% का जंप आया। ओरिजिनली ये कंपनी रियल एस्टेट डेवलपर थी, लेकिन अब एग्रेसिवली डेटा सेंटर बिजनेस में आ चुकी है।
फंडामेंटल्स की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो हो रहा है। आरओई अच्छा है, 11.22% का है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.3 है, जो भी काफ़ी अच्छा है। पीई रेशो इंडस्ट्री के आसपास है, तो हम कहेंगे कि ये फेयरली वैल्यूड है। इसके गिरने का कारण ये था कि पहले इसका पीई ज़्यादा था, ओवर वैल्यूड थी पहले ये कंपनी, तो प्रॉफिट बुकिंग का आना बनता है। दूसरा रीज़न है कि चाइना की जो डीपसीक के रूमर्स चल रहे थे कि उसने जो एआई डीपसीक को बनाया है वो 90% एफिशिएंसी से बनाया है। हालांकि ये कहीं ऑफिशियल नहीं लिखा हुआ, ये बस रूमर्स वाली बात थी, तो उसके चलते भी शेयर में करेक्शन आया था और ओवरऑल मार्केट करेक्ट हुआ है, तो ये शेयर भी लाजमी है इसका भी करेक्ट होना। लेकिन रियलिटी ये है कि एआई एफिशिएंट होने से कॉस्ट कम हुई है, लेकिन यूसेज बढ़ गया। आजकल देख रहे हो सब लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण डेटा सेंटर की डिमांड और बढ़ गई है। साथ ही कंपनी ने अभी आंध्र प्रदेश के अंदर 4500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है आईटी पार्क्स को डेटा सेंटर में कन्वर्ट करने का, तो ये इनका हैवी इन्वेस्टमेंट है विद रिस्पेक्ट टू डेटा सेंटर बिजनेस। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वो है भारती एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी नेक्स्ट्रा, जिसका इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क है। ये सिर्फ स्पेस प्रोवाइड नहीं करती, यानी कि आपको सिर्फ फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल वेयर हाउस प्रोवाइड नहीं करती, फाइबर कनेक्टिविटी लगा कर देती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा कर देती है, ऑपरेशंस कर देती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है ये कंपनी। फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, इसका पीई 25 है और इंडस्ट्री का पीई 38 है, यानी कि अंडर वैल्यूड कैटेगरी की कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करी जाए तो वो है 1.77। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे देगी, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर, तो मल्टी बैगर के चांसेस कम हो जाते हैं डेफिनेटली। थर्ड कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, जिसमें पिछले एक साल में 44% की क्रैश आया है और बजट के बाद इसमें 9% की रिकवरी भी आई है। ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी है, डेटा सेंटर के लिए इंफ्रा प्रोवाइड करती है और खुद भी अब डेटा सेंटर ऑपरेट कर रही है। पहले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती थी, लेकिन अब ये खुद का भी डेटा सेंटर ऑपरेट करने लगी है। फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका आरओई अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.02 है, यानी कि बहुत कम कर्ज है इस कंपनी पर। पीई भी रीजनेबल है, फेयरली वैल्यूड है कंपनी। इसके फॉल का रीज़न था कि पहले ये शेयर हाईली वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड था, जिसके चलकर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन एक बात यहाँ रखिए, यहाँ पर जो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन है इसमें भी प्रेशर देखा गया है, इसमें भी कटौती देखी गई है, मार्जिन की प्रॉब्लम इस कंपनी में चल रही है। अब तक हमने जो 3 कंपनीज की बात कर ली वो डायरेक्टली डेटा सेंटर बिजनेस में थी, लेकिन अब जो मैं 2 कंपनीज की बात कर रही हूँ वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी कि सपोर्टिंग कंपनीज हैं, सपोर्ट करती हैं डेटा सेंटर बिजनेस को, जिसमें पहला नाम आता है नेटवेव टेक्नोलॉजी। नेटवेव टेक्नोलॉजी का शेयर अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 यानी कि पिछले 4-5 महीनों में 34% गिर चुका है। अब ये कंपनी क्या करती है, ये खुद डेटा सेंटर नहीं बनाती, ये डेटा सेंटर को ब्रेन सप्लाई करती है। एक तरीके से डेटा सेंटर कोई छोटा सेटअप नहीं होता कि एक कंप्यूटर रख दिया और काम हो गया। उसके लिए आपको चाहिए हाई एंड सर्वर्स, एआई सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स, देन प्रॉपर कनेक्टिविटी, पावर सेटअप्स, चिप्स, सब कुछ चाहिए। और सबसे मेन चीज़ तो ये सर्वर्स ही होते हैं जो कि नेटवेव टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिया की अकेली ऐसी कंपनी है जिसने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। एनवीडिया इस कंपनी को सिर्फ चिप्स ही नहीं सप्लाई करता, पूरा ब्लूप्रिंट देता है, एआई सर्वर, सुपर कंप्यूटर, डिजाइन गाइड भी एनवीडिया इस कंपनी को देता है। फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो इस कंपनी का पीई हाई है, कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी का पीई 99 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 56 पर है, तो कंपनी ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स ग्रोइंग हैं, आरओई काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन इस कंपनी का अच्छी बात है कि ऑर्डर विंस स्ट्रांग है। अक्टूबर 2025 में कंपनी को 1734 करोड़ का ऑर्डर मिला था। उस एक हफ्ते में इसका शेयर प्राइस भी 19% बढ़ गया सिर्फ एक ऑर्डर के कारण। और ऑर्डर विंस वैसे भी इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो गिरावट आई है, लेकिन फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, इंटैक्ट हैं। नेक्स्ट कंपनी है हिटाची एनर्जी। ये भी खुद डेटा सेंटर नहीं बनाती। 1 फरवरी से 6 फरवरी बजट आने के बाद इसका शेयर भी 15% बढ़ चुका है। ये कंपनी ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, पावर कंट्रोल सिस्टम बनाती है। डेटा सेंटर बहुत पावर हंग्री होते हैं, उन्हें बड़े लेवल पर ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन और पावर कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है, और यही हिटाची एनर्जी बनाती है। फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो कंपनी का आरओई अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.02 बहुत लो है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, 30,000 लगभग 30,000 करोड़ के ऑर्डर्स इसके पास है, रिकॉर्ड हाई ऑर्डर बुक कह सकते हैं हम।
ग्रोथ ठीक ठीक है इस कंपनी की, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको फास्ट मूविंग ग्रोथ दिखेगी, हाँ लेकिन रीजनेबल ग्रोथ तो है इस कंपनी में। हाल ही में 765 kV ट्रांसफार्मर का ऑर्डर मिला इसे पावर ग्रिड की तरफ से, लेकिन इसमें कमज़ोरी इस कंपनी की यही है कि इसका पीई रेशो थोड़ा हाई हो चुका है, ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अब आगे मैं जिन हाई वोलेटिलिटी हिडन प्लेस कंपनी की बात करने जा रही हूँ वो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में है, जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ग्रोथ आई तो तेज आ सकती है, यानी कि मल्टी बैगर वाला रिटर्न भी आ सकता है। मैं यहाँ डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको इन कंपनीज के नाम और जस्ट उनके बारे में बता देती हूँ। पहला नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, KOEL। ये कंपनी जनरेटर बनाती है, पावर बैकअप देती है। डेटा सेंटर में पावर कट नहीं चल सकता तो जनरेटर जरूरी है, जो कि KOEL किर्लोस्कर ऑयल इंजन सप्लाई करता है। देन RR केबल, जो कि वायरिंग और केबल्स का काम करता है। डेटा सेंटर में भारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वायर केबल्स ये जरूरी होता है, जो कि RR केबल बनाकर देता है। देन ओरिएंट टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर हार्डवेयर, स्टोरेज इक्विपमेंट, सर्वर टाइप सेटअप, ये हार्डवेयर सप्लाई करता है ओरिएंट टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर को। देन ब्लैक बॉक्स की बात करी जाए तो डेटा सेंटर में नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, क्लाउड कनेक्शन चाहिए, यूज़र इंटरफेस इंटीग्रेशन चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें ब्लैक बॉक्स प्रोवाइड करता है। पूरा नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एलिमेंट डेटा सेंटर का ये प्रोवाइड करता है। देन E2E नेटवर्क की बात करें तो ये खुद सर्वर खरीदती है, GPU खरीदती है, क्लाउड पर डालती है उनको, और डेटा सेंटर को कंप्यूटिंग पावर रेंट पर देती है, यानी कि एक तरीके से डेटा सेंटर को रेंट पर दे रही है ये कंप्यूटिंग पावर। जब किसी को एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो वो E2E नेटवर्क से ले सकता है। ये सभी कंपनीज जो मैंने आपको बताई इनमें हाई रिस्क होता है, हाई वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन उसी के साथ साथ पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ये हाई वोलेटिलिटी की कंपनी कई बार मल्टी बैगर टाइप भी बन जाती है। तो अगर आप इनमें से किसी का भी डिटेल फंडामेंटल चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े सेट की, रिलायंस जियो डेटा सेंटर। कोई बिजनेस बड़ा हो और अंबानी जी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिलायंस जियो ने डिजिटल रियलिटी और ब्रूकफील्ड के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है, डिजिटल कनेक्शन जिसका नाम है। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तीनों की हिस्सेदारी 33% की है, यानी कि तीनों की हिस्सेदारी बराबर की है। किस किस की है? एक तो डिजिटल रियलिटी, रिलायंस की और ब्रूकफील्ड की। अब यहाँ पर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो करी है $11 बिलियन की। 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर बनाएंगे ये, और जिसकी लोकेशन होगी विशाखापट्टनम। इसके अलावा चेन्नई में ऑपरेशन होगा और मुंबई में 40 मेगावाट फैसिलिटी होगी। और उसके साथ साथ एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप भी हो चुकी है इनकी। वो जामनगर गुजरात में 1 गीगावाट डेटा सेंटर बनाने के लिए ब्लैकवेल AI चिप सप्लाई करेगा यहाँ पर, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। इसी के साथ डेटा सेंटर सेक्टर में एक और बड़े सेठ उतर आए हैं अडानी जी। अडानी जी ने भी एज कनेक्ट्स के साथ एक जॉइंट वेंचर बना लिया है, जिसके साथ इन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी है। विशाखापट्टनम में भी इन्होंने AI डेटा सेंटर के लिए बड़ा निवेश किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका $15 बिलियन का है, जो कि 2026 से 2030 में इनका प्रोजेक्ट फाइनल होगा। यहाँ तक इनका पूरा होने का टारगेट है। डेटा सेंटर सेक्टर बड़े लेवल पर ग्रो हो रहा है, लेकिन याद रखिए ये बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल बेस्ड एनालिसिस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी टॉप 3 कंपनीज कौन सी हैं।